बाजी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना चाहते हैं कि आखिर अशोक गहलोत जो हैं वो कैसे आउट हो गए। क्या उन्होंने सब ये पूरी की पूरी जो रचना है, जो जाल है, ये अशोक गहलोत की बिछाई हुई है या कुछ और है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा चलें सीधा राहुल लाल जी, आपके पास आना चाहता हूँ। पॉलिटिकल चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, कांग्रेस की गतिविधियों पर नज़रें रखे हुए हैं, लगातार देख रहा हूँ आपको। अशोक गहलोत क्या खुद बनना नहीं चाहते थे, इसलिए सब कुछ था और इसलिए आज सॉरी कह के निकल लिए? देखिए, जिस तरह से संपूर्ण मामला बना है और जब वो आज कार्यक्रम जिसमें वो सोनिया गांधी से मिल के बाहर आते हैं, तो जो उनके शारीरिक हाव भाव थे उसमें कहीं कहीं उनके चेहरे पे खुशी और प्रसन्नता का भाव दिख रहा था। तो उससे तो जरूर दिख रहा था कि वो कहीं न कहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए शायद वो बहुत ज्यादा जो है कि वो उसके लिए इच्छुक नहीं थे। वो संभवतः एक तरह से राजस्थान के राजनीति में ही बहुत ज्यादा जो है कि वो गहरी डुबकी लगाए रखना चाहते थे और मुख्यमंत्री पद कहीं कहीं वो उस जगह पे उनकी इच्छा तो यही दिख रही थी। देखिए, दो तीन चीजें जो पूरे घटनाक्रम में मैं देख पा रहा हूं कि एक तो जिस तरह से घटनाक्रम घटी, भारत यात्रा को नेशनल मीडिया बिल्कुल जो है उसको कभी टच करने का प्रयास नहीं कर रहा था। यह घटनाक्रम घटी तो एक तरह से देर देर रात तक जो है कि मीडिया जो है कि एक एक दो दो बजे रात तक जो है कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। फिर अगले सुबह 6 बजे से ही लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जा रहा था नेशनल टीवी चैनल। तो एक मीडिया में एक जो प्रेम दिख रहा था वो अचानक से भरपूर प्रेम दिख रहा था कि सचिन पायलट कप के प्रति पूरा प्रेम दिखाया जा रहा था कि सचिन पायलट की ताजपोशी ना होगी तो फिर कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी, सचिन पायलट की ताजपोशी नहीं होगी तो राजस्थान की राजनीति समाप्त हो जाएगी, शायद देश की राजनीति बदल जाएगी। पहले दिन तो इस प्रकार की स्टोरी हम लोगों ने चलते हुए देखा। कल तक तो जो सारे डिबेट में कर रहा था उसमें मुख्य मामला यही आ रहा था कि भाई कांग्रेस आला कमान नहीं रहा सर्वशक्तिमान। तो देखिए, आज के घटनाक्रम से एक चीज तो यह तय हो गया कि कांग्रेस आला कमान की शक्तियां जो जिसको माना जा रहा था कि सोनिया गांधी का नेतृत्व काफी कमजोर हुआ है, अगर ये संपूर्ण घटनाक्रम देखते हैं तो उनकी स्थिति में काफी उनकी शक्ति या मजबूती पे कोई अब सवाल खड़ा नहीं कर सकता। मैं तो कहूंगा कि उल्टे उनके शक्तियों में मुझे वृद्धि ही नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जो पर्चा लेके गए थे एक तरह से अशोक गहलोत, वो पर्चा भी हम लोगों ने देखा मीडिया के उसमें जो माफीनामा की पंक्तियां थी कि वो क्या क्या पॉइंट में बातचीत करेंगे, वो मीडिया के कैमरे में कैद हुआ और तमाम वेबसाइटों पे वो हम लोगों ने देखा उसको कि उसमें क्या क्या पॉइंट था। एक तरह से पूरे माफीनामा के बिंदु बने हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे प्रकरण में कि जो सचिन पायलट बनाम एक अशोक गहलोत की जो पूरा रस्साकसी थी, अगर ये हो सकता है कि पूरा मामला स्क्रिप्टेड भी हो या हो सकता है कि अनायास ही हो गया हो, लेकिन दोनों ही प्रकरणों से कहीं न कहीं इस समय जो राजस्थान में कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट वाला जो पूरा विवाद था जो काफी चरम स्तर पर पहुंचा हुआ था, वो विवाद तो भी समाप्त हो गया। इस समय जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी के ब्रेकिंग में चल भी रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है सोनिया गांधी जो है वो सचिन पायलट से मिलने वाली है। तो अब तमाम मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन कहीं कहीं वो एक टकराहट की स्थिति, क्योंकि देखिए जो सचिन पायलट एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है राहुल लाल जी कि सचिन पायलट का पत्ता कट चुका और अशोक गहलोत ही बने रहेंगे या अशोक गहलोत का पत्ता भी कट गया है सीएम पद के लिए? देखिए सचिन पायलट का पत्ता तो पूरी तरह से कट चुका है। ऑफ द रिकॉर्ड जो उनके समर्थक ग्रुप के लोग हैं वही कह रहे हैं कि उनके 5 या मैक्सिमम 7 विधायकों से ज्यादा का समर्थन नहीं। तो इस पूरे घटनाक्रम में सचिन पायलट की शक्तियां जो है वो सीधे सीधे वो एक्सपोज हुए हैं कहीं कहीं कि भाई उनको कहीं कहीं विधायक दल का समर्थन नहीं था। अब रही बात कि अशोक गहलोत की क्या स्थितियां होंगी, तो हो सकता है कि वो बने रह जाए या फिर एक तरह से उनके सहमति के साथ, क्योंकि देखिए अभी तुरंत तो उनके घटनाक्रम पे जो मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं होगा अभी त्वरित तौर पे, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ा तो हो सकता है कि उनके सहमति के साथ किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये एक विकल्प यहाँ पे हम लोगों को नजर आ सकता है। लेकिन मेरा पूरा मानना है कि सचिन पायलट के लिए अब बहुत ज्यादा कुछ अभी इस समय के घटनाक्रम में मैं उनके लिए स्कोप नहीं देख पा रहा हूं। और इस पूरे घटनाक्रम में जो एक पूरी टकराहट की स्थिति थी 2020 का पूरा घटनाक्रम उसने फिर से ज्वलंत कर दिया। हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि देखिए अशोक गहलोत की जो पूरी राजनीति है, उन्होंने जिस एक तरह से संवेदनशीलता के साथ माफी मांगी उन्होंने कि मेरी 50 वर्षों की पूरी राजनीति रही है और उस 50 वर्षीय राजनीति में एक मेरी ये भूल हुई है और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो यह स्पष्ट कर दिया कि हाँ वो हमारी जिम्मेवारी थी, मैं नहीं कर सका। तो वो एक माफीनामा के साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे विवाद को जो है कि अपने तरफ से बंद करने का, ब्रेक लगाने का पूरी तरह से प्रयास कर दिया। लेकिन राजीव जी, हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए इस समय कि इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस को पूरी एनर्जी दी है, क्योंकि इसी समय जब यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था और कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, तभी हम लोगों ने देखा
कि भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधे वहां से जेपी नड्डा के लिए न्यूज आ रहे थे कि भाई उनको 2024 तक के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो क्या जब उस कार्यकाल में वृद्धि हुई तो क्या वहां पे कोई प्रक्रिया हुई, लोगों से कुछ पूछा गया? देखिए, एज ए राजनीतिक विज्ञान के छात्र के रूप में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो ये जरूर पढ़ते हैं कि भारत के तमाम दलों की आलोचना में पढ़ते हैं कि यहाँ के दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। लेकिन आज के समय में यह आरोप लगाना कांग्रेस के ऊपर बड़ा मुश्किल चीज है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। देखिए, जो तमाम लोग दावे कर रहे थे, मैं राजीव जी आपका वो जब आप गए हुए थे, आप केरल गए हुए थे, आपके तमाम वीडियोस को मैंने बड़े सावधानी के साथ मैंने देखा है उस समय, और उसमें आपके एक सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार बोल भी रहे थे कि कांग्रेस की राजनीति में 101% 100% नहीं लगा सकते हैं हम लोग। तो वो चीजें देखिए अशोक गहलोत को लेकर सही भी हुई। अब देखिए, कल के घटनाक्रम में आज के हिसाब से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी प्रबल दावेदार हैं, लेकिन क्या और कोई नए लोग भी पर्चा लेंगे? जिस तरह से नामांकन पत्र की कई प्रतियां जो है कि और लोगों ने भी रखी है अपने पास, तो कल का घटनाक्रम भी कांग्रेस की राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में सोचिए कि जहां दूसरे दलों में भाई आरजेडी ने अपना लालू यादव का नाम देखिए उसमें आ गया, वहां पे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव चुन लिए गए, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहने का दावा करती है, वहां जेपी नड्डा 2024 के लिए हो गए। लेकिन अभी भी इस क्षण में हम लोग गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो यह एक बड़ी खूबसूरत चीज है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि इस समय देश जिन चुनौतियों से जूझ रहा है और जिस तरह से देखिए भारत जोड़ो यात्रा और ये पूरा प्रकरण, अगर आप दोनों चीजों को जोड़ते हैं तो ये जरूर दिखता है यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। वही एक पार्टी है जो महिलाओं के लिए आवाज उठाती है, जो दलितों के लिए आवाज उठाती है, वंचितों के लिए आज के समय में खुल के आवाज उठा रही है, वो ओबीसी के लिए आवाज उठा रही है, वो आदिवासी के लिए आवाज उठा रही है। दूसरे तमाम दल जो इस भूमिका में जिनको होना चाहिए, जो थे भी इस भूमिका में, जिन्होंने भूतकाल में इस चीज को लेकर वो काफी सक्रिय रहे हैं, आज उनके स्वर हम लोगों को दबे हुए दिखते हैं। तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस का लोकतंत्रीकरण होना एक बड़ी खुशहाली वाली स्थिति है। मैं इस पूरे प्रकरण को जो घटनाक्रम घटी है अभी, चाहे वो राजस्थान का घटनाक्रम हो या कांग्रेस अध्यक्ष का घटनाक्रम हो, उसने कांग्रेस को और लोकतांत्रिक ही बनाया है राजीव जी। जी बिल्कुल, कांग्रेस जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस के अंदर है वो व्यवस्था साफ दिखाई दे रही है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार इस चुनाव से बाहर जैसे जैसे निकला है, वैसे वैसे राहुल गांधी बाहर निकल गए इस चुनाव से, तो वैसे वैसे गांधी परिवार का जो वरदहस्त है कह सकते हैं वो कम हो गया है। क्या सोनिया गांधी बहुत कमज़ोर हो गई हैं, ये भी कहा जा रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात जो सामने आई है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को अगर ध्यान से देखें तो चाहे गुजरात राजस्थान का मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला हो, और इन सब में अगर देखा जाए तो एक चेहरा सामने आता है, वो सोनिया गांधी का चेहरा आता है। सोनिया गांधी कमज़ोर या सोनिया गांधी मजबूत? सोनिया गांधी ने बाजी कैसे पलटी, यही समझने की कोशिश करते हैं और इस बात को जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर